सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी के फंडामेंटल चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को प्रैक्टिकली डिकोड करेंगे। एक माइक्रो वर्ल्ड की एक्सप्लोरेशन होगी जहां हर स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक सर्वाइवल लॉजिक है। हाँ, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहने का ना एक एग्जैक्ट टेक्निकल रीजन है। I mean, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग में हर एक इंडिविजुअल ब्रिक उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वैसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। राइट, ईंट की तरह। बिल्कुल, पर सेल सिर्फ एक पैसिव ईंट या मिट्टी की ब्रिक नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट फैक्ट्री की तरह फंक्शन भी करता है। एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन कर सकता है, अपना वेस्ट बाहर निकाल सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है। अरे वाह, मतलब एक ब्रिक जो खुद सांस ले रही है और नई ब्रिक्स बना रही है। एग्जैक्टली। और इस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को समझने के लिए ही इस माइक्रो वर्ल्ड के बेसिक रूल्स को लॉजिकल सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी नीट एस्पिरेंट्स आगे चलकर जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे हेवी चैप्टर्स को एक्चुअली ग्रास्प कर पाएंगे। सही कहा। तो फाउंडेशन की बात करें तो किसी भी फील्ड की बिल्डिंग उसकी हिस्ट्री पर खड़ी होती है। अगर हम 1600s के आसपास जाएं तो माइक्रोस्कोप्स का एवोल्यूशन शुरू हुआ था। लेंसेज को कंबाइन करके नेचर के इनविजिबल स्ट्रक्चर्स को देखने की लगातार कोशिश चल रही थी। हाँ, वही टाइम जब सब कुछ नया था। राइट। और सबसे पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक के नाम जाता है, जिन्होंने 1665 में कॉक के एक पतले स्लाइस को अपने उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। उन्हें वहां छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे। इन्हीं एम्प्टी बॉक्सेस को उन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि वो मॉनेस्ट्री में मंक्स के छोटे कमरों जैसे दिखते थे। पर आई थिंक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो लिविंग सेल्स तो थे ही नहीं। टिश्यू होता है। तो हुक प्रैक्टिकली अपने माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ ड्राइड अप सेल वॉल्स को देख रहे थे। वही वॉल्स जो उन बॉक्सेस की बाउंड्री बनाती हैं। अंदर का सारा लिविंग मैटर यानी प्रोटोप्लाज्म कंप्लीटली खत्म हो चुका था। ओ, मतलब उन्होंने बस एक खाली ढांचा देखा था। एग्जैक्टली। असली लिविंग सेल की पहली क्लियर ऑब्जर्वेशन एंटनी वॉन लीवेनहुक के अकाउंट में आती है। उन्होंने पॉन्ड वाटर और दांतों के प्लैक को स्क्रैप करके अपने एडवांस्ड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। दांतों का प्लैक, एओ, पर ठीक है, साइंस है। हाँ। तो वहां उन्हें फ्रीली घूमते हुए, एक्टिवली मूव करते हुए छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखे, जिन्हें उन्होंने शुरू में एनिमलक्यूल्स कहा था। ये हिस्ट्री की पहली लाइव सेल ऑब्जर्वेशन थी। अमेजिंग। और इसके बाद सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने की रेस शुरू हो गई, जिसमें 1831 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स में एक डेंस सेंट्रल स्फेरिकल बॉडी को नोटिस किया, जिसे आज हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी वाकई एक गेम चेंजर थी, क्योंकि सेल का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर अचानक से माइक्रोस्कोप के सामने आ गया था। पर इन आइसोलेटेड डिस्कवरी से एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल लॉ बनना अभी बाकी था। और यहां से फाउंडेशन पड़ती है सेल थ्योरी की। राइट, मैथियस श्लाइडन और थियोडोर श्वान वाली थ्योरी। बिल्कुल। मैथियस श्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और 1838 में उनका फोकस एक्सक्लूसिवली प्लांट्स पर था। उन्होंने मैसिव स्केल पर प्लांट टिश्यूज को ऑब्जर्व किया और एक क्लियरली विजिबल पैटर्न नोटिस किया कि चाहे प्लांट का कोई भी हिस्सा हो, लीव्स हो, रूट्स हो या स्टेम हो, हाँ, वो सभी अलग अलग टाइप्स के सेल्स से ही बने हैं। फिर ठीक एक साल बाद 1839 में ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने इस थ्योरी का दूसरा हिस्सा पूरा किया, जो प्राइमरीली एनिमल टिश्यूज पर काम करे थे। राइट? यस। और उस वक्त एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनका कोई डेफिनेट रिजिड शेप नहीं होता था। पर श्वान ने रियलाइज किया कि एनिमल सेल्स के बाहर एक बहुत ही पतली फ्लेक्सिबल आउटर बाउंड्री होती है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह थी कि श्वान एक ज़ूलॉजिस्ट होकर भी प्लांट टिश्यूज पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा स्टिफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट होती है। एग्जैक्टली।
और स्लाइडन और श्वान के इन कंबाइंड ऑब्जर्वेशंस ने पहली सेल थ्योरी को जन्म दिया। जिसका कोर प्रेमिस एकदम सिंपल था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स और सेल प्रोडक्ट से बने हैं। पर साइंस में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा बड़े सवाल खड़े करती है। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स का मेकअप तो बता दिया, पर ये लिविंग सेल्स आते कहाँ से हैं ये क्लियर नहीं था उनके पास। हाँ, और उस दौर में लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी थ्योरीज में बिलीव करते थे कि जिंदगी नॉन लिविंग चीजों से अचानक पैदा हो सकती है। ओह गॉड, हाँ, वो थ्योरी की सड़ते हुए मीट से मैगेट्स खुद ब खुद बन जाते हैं। सेल थ्योरी इस एस्पेक्ट पर एकदम साइलेंट थी। तो इस पजल को कंप्लीट किया रूडोल्फ विर्चोव ने 1855 में आकर। विर्चोव का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पिलर है। उन्होंने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि सेल्स हवा में से अचानक मटेरियलाइज नहीं होते, बल्कि एक पुराना लिविंग सेल डिवाइड करता है और अपने जैसे दो नए सेल्स बनाता है। उनका वो फेमस लैटिन स्टेटमेंट था, ओमनिस सेल्यूला एस सेल्यूला। राइट। अगर मैं इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म की तरह है। जैसे एक कंप्यूटर में नया फोल्डर हवा से क्रिएट नहीं होता, एग्जिस्टिंग सोर्स फाइल को यूज करके ही नई कॉपी बनती है। बहुत सही एनालॉजी है। विर्चोव ने स्लाइडन और श्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके सेल थ्योरी को उसकी फाइनल शेप दी। आज एक नीट एस्पिरेंट को सेल थ्योरी के जो दो मेन पोस्टुलेट समझने होते हैं वो यही हैं। पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं, और दूसरा, सभी नए सेल्स प्योरली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से आते हैं। तो सेल की हिस्ट्री और रूल्स क्लियर हो गए। लिविंग सेल्स डिवाइड करते हैं, ये फैक्ट है। पर जब हम नेचर में डिवाइड हुए इन सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इनकी डाइवर्सिटी किसी को भी हैरान कर सकती है। डायमेंशंस की स्केल इतनी एक्सट्रीम है कि विजुअलाइज करना मुश्किल लगता है। सही बात है। अगर डायमेंशंस पर फोकस करें तो एक तरफ माइकोप्लाज्मा जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी लेंथ लगभग 0.3 माइक्रोमीटर्स तक होती है, और उसी फैमिली में PPLO प्लूरोप्न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स का नाम आता है, जो आकार में और भी छोटे हैं, अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर्स, नोन माइक्रो वर्ल्ड का सबसे छोटा लिविंग सेल। बिल्कुल। और इस एक्सट्रीम मिनिचुराइजेशन के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर नेचर एक आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग जैसा मैसिव सिंगल सेल भी प्रोड्यूस करती है। ऑस्ट्रिच एग भी एक सिंगल सेल ही है। वेट, ऑस्ट्रिच एग एक सिंगल सेल है? ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। और सेल डाइवर्सिटी सिर्फ साइज तक लिमिटेड नहीं है, राइट? उनके शेप्स उनके फंक्शन से सीधा लिंक करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, यानी न्यूरॉन्स। हाँ, जिनका प्राइमरी काम है ब्रेन से पेरिफेरल ऑर्गन्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट करना। इस कम्युनिकेशन को लाइटनिंग फास्ट रखने के लिए नर्व सेल्स को फिजिकली लंबा होना पड़ता है, इसलिए ये ह्यूमन बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। और RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स का शेप बाइकॉनकेव होता है। उस बाइकॉनकेव शेप के दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये सेल का सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज मैक्सिमम हो सके, और दूसरा, ये सेल को इतना फ्लेक्सिबल बनाता है कि वो बॉडी की सबसे पतली ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज करके निकल सके। स्क्वीज करने की बात करें तो WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स का मैकेनिज्म और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। उनका मेन फोकस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं है, उन्हें पैथोजन हंटिंग करनी होती है, बैक्टीरिया को ढूंढकर मारना। एग्जैक्टली। तो उन्हें एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने के लिए WBCs अमीबा की तरह शेप शिफ्टिंग होते हैं, जिन्हें अमीबॉइड कहा जाता है। वो अपने फॉर्म को लगातार बदल सकते हैं ताकि इन्फेक्टेड टिश्यूज तक आसानी से पहुंच सके। एक कांस्टेंट एडेप्टेशन चल रहा है। पर जब हम शेप और एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे माइकोप्लाज्मा पर वापस जाना है। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगर ये प्लांट किंगडम में क्लासिफाई हुआ था ओरिजिनली, तो इसको जोकर क्यों बोलते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जोकर टर्मिनोलॉजीज उसके शेप शिफ्टिंग नेचर की वजह से आती है, जिसे प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। देखो, किसी भी आम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास एक थिक रिजिड सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल एक हार्ड स्कैफोल्डिंग की तरह काम करती है, जो बैक्टीरिया का शेप होल्ड करती है, उसे फटने से रोकती है, एक प्रोटेक्टिव आर्मर की तरह। हाँ, पर माइकोप्लाज्मा एक एवोल्यूशनरी एक्सेप्शन है। इस ऑर्गेनिज्म ने एवोल्यूशन के दौरान अपनी सेल वॉल कंप्लीटली लूज कर दी है। उसके पास अंबुजा सीमेंट जैसी रिजिड सेल वॉल नहीं है। अब क्योंकि कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इनकी आउटर मेम्ब्रेन प्योरली फ्लूइड और फ्लेक्सिबल होती है। ओह,
तो जैसे एक जोकर लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग-अलग भेस बदलता है, वैसे ही माइक्रोप्लाज्मा अपना शेप कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। बिल्कुल सही। इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा ये है कि ये होस्ट के इम्यून सिस्टम को आसानी से बाईपास कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इन्हें एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक शॉक्स का डायरेक्ट सामना करना पड़ता है। एकदम क्लियर ट्रेड ऑफ है नेचर का। अच्छा, अब स्टैंडर्ड बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स पर आते हैं। प्रोकैरियोट्स का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि ये बहुत प्रिमिटिव सिस्टम होगा। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कार्योन मतलब न्यूक्लियस। हाँ, उनके पास कोई हाईली डेवलप्ड ब्रेन या वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, लेकिन जब इनकी सर्वाइवल और डिवीजन स्पीड को आप यूकैरियोट से कंपेयर करोगे ना, तो एवोल्यूशन का एक अलग मैजिक दिखता है। मैं वही सोच रही थी, एक टिपिकल ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, पर एक सिंपल ई कॉलाई बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। सिर्फ 20 मिनट में फुल इंटरनल हार्डवेयर कॉपी करके 2 नए सेल्स, और उस हाई स्पीड का रीजन उनका प्रिमिटिव आर्किटेक्चर ही है। यूकैरियोट्स के पास एक हेवी इंटरनल बैगेज होता है। उन्हें न्यूक्लियस का एनवेलप ब्रेक करना होता है, सारे ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी को डबल करना होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं। बहुत सारा पैकिंग और मूविंग का काम है। एग्जैक्टली। पर प्रोकैरियोट्स के पास ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं। इनका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेकेड डीएनए, कोई एनवेलप नहीं जिसे डिसॉल्व करना पड़े। सीधा बाइनरी फिजन होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है और सेल 2 में क्लीव हो जाता है। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी अल्टीमेट स्पीड है। और इस सिंप्लिसिटी में भी इनके पास सर्वाइवल ट्रिक्स हैं। न्यूक्लियोइड के अलावा इनके पास एक और स्पेशल जेनेटिक एलिमेंट होता है। साइटोप्लाज्म में छोटे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए घूमते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। हाँ, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के बेसिक डिवीजन के लिए एसेंशियल नहीं होते, पर ये क्रिटिकल वॉरफेयर एबिलिटीज देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर पेनिसिलिन जैसा एंटीबायोटिक आए तो नॉर्मल बैक्टीरिया तो मर जाएगा। पर अगर किसी बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, तो वो एंजाइम प्रोड्यूस करके उस एंटीबायोटिक को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इनका बिल्ट इन डिफेंसिव सुपर पावर है। सही है, पर एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। अगर प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है वो भी नहीं होगा। तो फिर इनको ई कोलाई जैसे फास्ट 20 मिनट साइकिल के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसका जवाब उनकी सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छुपा है। उनकी मेम्ब्रेन स्ट्रेट रहने के बजाय इंटरनल साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। इन इनवर्ट फोल्डिंग्स को मीजोजोम्स कहा जाता है। ओह, फोल्ड्स! बायोलॉजिकल फिजिक्स का क्लासिक सॉल्यूशन। जब स्पेस लिमिटेड हो तो नेचर फोल्डिंग्स का सहारा लेती है, जैसे एक छोटी सूटकेस में लंबी बेडशीट टक करनी हो। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट। मीजोजोम्स बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ड्रास्टिकली बढ़ा देते हैं। उन फोल्डिंग्स पर ढेर सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फिट हो जाते हैं। तो फिजिकली बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी मीजोजोम्स वही एनर्जी जनरेशन का काम कर लेते हैं। और सिर्फ एनर्जी नहीं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं। वाह, मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर इतना कुछ हैंडल कर रहा है। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक प्रोकैरियोट एक स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK की तरह है, जहां खाना, सोना, डिवीजन सब एक ही ओपन स्पेस में हो रहा है। हाँ, और जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो पैराडाइम बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव नहीं, एक फुल्ली डेवलप्ड मॉडर्न फैक्ट्री या लग्जूरियस मैंशन की तरह काम करते हैं। उनका इंटरनल स्पेस हाईली कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है। हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक सील्ड कंपार्टमेंट यानी ऑर्गेनल के अंदर बंद है। यूकैरियोट्स मेनली प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में आते हैं, और इन दोनों को याद रखने के लिए नीट स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए बहुत मस्त ट्रिक है दिमाग में। हाँ, वो 4C वाली मेमोरी ट्रिक काफी इफेक्टिव है। 4 ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स हैं जो C से शुरू होते हैं। पहले 3 C सिर्फ प्लांट सेल्स का सिग्नेचर मार्क हैं। राइट, पहला C है सेल वॉल। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, तो उन्हें एनवायरमेंटल स्ट्रेस झेलने के लिए स्ट्रक्चरल रिजिडिटी चाहिए। दूसरा C है सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल्स में एक मैसिव स्टोरेज स्पेस होती है जो सेल का 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है। ये वाटर स्टोर करती है और टर्गर प्रेशर बनाती है। इसकी वजह से न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में पुश हो जाता है।
और तीसरा सी है क्लोरोप्लास्ट, जो उनकी इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती है। ये तीनों प्लांट सेल्स में होते हैं। तो चौथा सी कौन सा है? चौथा सी एक्सक्लूसिवली एनिमल सेल्स में मिलता है। ये है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। एनिमल सेल्स के कॉम्प्लेक्स डिवीजन में इनका काम स्पिंडल फाइबर्स जनरेट करना होता है। प्लांट सेल्स में डिवीजन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, तो उन्हें क्लासिकल फॉर्म में इनकी जरूरत नहीं होती। बहुत आसान ट्रिक है ये। अच्छा, अब इस फैक्ट्री की बाउंड्री पर आते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे 1972 में सिंगर और निकलसन ने दिया था। इस मॉडल को मैं अपने फेवरेट तरीके से समझाती हूँ। हाँ, बताओ। जैसे बढ़िया सूजी के हलवे में काजू और किशमिश तैरते रहते हैं ना, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन की एक फ्लूइड लिपिड लेयर होती है जो हलवे जैसी है, और उस फ्लूइड लेयर में प्रोटीन्स मोज़ेक पैटर्न में तैरते हैं, बिल्कुल उन काजू किशमिश की तरह। हाँ, हलवा और काजू, ये परफेक्ट फूड एनालॉजी है। इसमें जो लिपिड लेयर का फ्लूइड मोशन है वो बायोलॉजिकली बहुत क्रिटिकल है। अगर मेम्ब्रेन सॉलिड होती तो सेल ना तो ग्रो कर पाता, ना एंडोसाइटोसिस कर पाता। राइट। और आरबीसी मेम्ब्रेन का एक एग्जैक्ट डेटा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मौजूद होता है। ये डायरेक्ट वैल्यूज नीट एस्पिरेंट्स को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बिल्कुल, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब इस बाउंड्री के बाद ना एक ऐसा ऑर्गेनेल बचता है जो दोनों वर्ल्ड्स में कॉमन है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। राइबोसोम्स, द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। एग्जैक्टली। और इसके यूनिवर्सल होने का रीजन ही यही है कि इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, पर दोनों में स्ट्रक्चर्स अलग हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स में 80s। और यहाँ एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल पैराडॉक्स है जो नए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। प्रोकैरियोटिक 70s राइबोसोम एक्चुअल में 2 सब यूनिट से बना है, एक 50s और एक 30s। अब नॉर्मल एडिशन कहती है 50 + 30 = 80, तो फिर ये 70s कैसे हुआ? मैथ्स तो गलत हो गया। हाँ, मैथ गलत लगता है जब तक आपको ये नहीं पता होता कि ये S है क्या। इसको स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। ये मास का डायरेक्ट वेट मेजर नहीं है, बल्कि सेंट्रिफ्यूगेशन का सेटलमेंट मेजर है। सेंट्रिफ्यूगेशन का मेजर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। देखो, ये मेजर करता है कि जब आप किसी चीज को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में हाई स्पीड पर स्पिन करते हो तो वो किस सेटलिंग वेलोसिटी से प्रेसिपिटेट होती है, जो डेंसिटी और शेप पर डिपेंड करता है। जैसे एक कंप्रेस मेटल बॉक्स और एक फ्लफी ब्लैंकेट लो, दोनों का एयर रेजिस्टेंस अलग होगा। पर अगर उस ब्लैंकेट को बॉक्स के चारों तरफ टाइटली लपेट दो तो उनका कंबाइंड वॉल्यूम और एरोडायनामिक ड्रैग उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। सेम लॉजिक से जब 50s और 30s आपस में लॉक होते हैं तो उनका नया 3D शेप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट इस तरह बिहेव करता है कि वो 70s मार्क पर सेटल होते हैं। वाओ, सीधी भाषा में कहें तो ये वॉल्यूम या शेप कंप्रेशन को फैक्टर इन करता है, प्योर मास को नहीं। ये तो फिजिक्स इन बायोलॉजी हो गया। सही में। और इस पूरी डिस्कशन से हमने यही देखा कि रटने के बजाय अगर फैक्ट्स को लॉजिकली लिंक किया जाए तो हर चीज का सेंस बनता है। हुक के ऑब्जर्वेशन से लेकर विर्चो की सेल थ्योरी तक, और प्रोकैरियोट्स के मीजोसोम से यूकैरियोट्स के 4C ट्रिक तक। बिल्कुल। नीट की प्रिपरेशन का कोर लॉजिक यही है कि कॉन्सेप्चुअल फ्लो मेंटेन रहे। तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली ऐसी स्मार्ट स्टडिंग करते रहिए और टॉप मेडिकल कॉलेजेस आपसे दूर नहीं हैं। सही कहा। पर एपिसोड रैप अप करने से पहले दिमाग की एक्सरसाइज के लिए एक सवाल छोड़कर जाना है। आज हमने सीखा कि माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर्स है, वो सबसे छोटा लिविंग सेल है। हाँ। लेकिन एक आम वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर्स की नैरो रेंज में होता है। मतलब वायरस प्रैक्टिकली माइकोप्लाज्मा से भी हजारों गुना छोटा होता है। तो फिर हम वायरस को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्यों नहीं मानते? ये एक्सट्रीम पैराडॉक्स है जो एक्चुअली सेल की फंडामेंटल डेफिनेशन को ही टेस्ट करता है। एग्जैक्टली। तो सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स अपना लॉजिक यूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका रीजन ड्रॉप कीजिए। देखते हैं किसकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है। बायोलॉजी का मैजिक तभी सामने आता है जब हम बेसिक लॉज को एक्सेप्शंस के आगे टेस्ट करते हैं। तो सोचते रहिए, पढ़ते रहिए।